स्वास्थ्य को लेकर बेहद सतर्क रहने वाले जापानी पर्यटक किया करते थे। लेकिन आज के दौर में मास्क पहनना इतना आम हो गया है कि इसे न्यू नॉर्मल कहा जाता है। मास्क का इस्तेमाल सामान्य जरूर हो सकता है, लेकिन ये इतना भी नया नहीं है। ब्लैक प्लेग से लेकर वायु प्रदूषण के बुरे दौर तक और ट्रैफिक के कारण प्रदूषण से लेकर रासायनिक गैस के हमलों तक बीते 500 सालों में दुनिया भर के लोगों ने मास्क का इस्तेमाल किया है। कहा जाता है कि चेहरा छिपाने से लेकर खुद को संक्रमण से बचाने के लिए कम से कम 6 ईस्वी पूर्व से मास्क का इस्तेमाल होता आया है। फारस के मकबरों के दरवाजों पर मौजूद लोग अपने चेहरे को कपड़ों से ढककर रखते थे। मार्को पोलो के अनुसार 13वीं सदी के चीन में नौकरों को बुने हुए स्कार्फ से अपने चेहरे को ढकना होता था। इसके पीछे धारणा यह थी कि सम्राट के खाने की खुशबू या उसका स्वाद किसी और व्यक्ति की सांस की वजह से ना बिगड़ जाए। 14वीं सदी में ब्लैक डेथ प्लेग सबसे पहले यूरोप में फैलना शुरू हुआ। 1347 से लेकर 1351 के बीच इस बीमारी के यहाँ 250 लाख लोगों की मौत हो गई। इसके बाद यहाँ के डॉक्टर खास मेडिकल मास्क का इस्तेमाल करने लगे। कुछ लोगों का मानना है कि जहरीली हवा के कारण मानव शरीर में असंतुलन पैदा होने लगा। ऐसे में प्रदूषित हवा को शरीर में पहुंचने से रोकने के लिए लोगों ने अपने चेहरों को ढका या फिर खुशबूदार इत्र और फूल लेकर घरों से बाहर निकलने लगे। 17वीं सदी के मध्य में प्लेग के दौरान इसके प्रतीक के रूप में चिड़िया के आकार वाला मास्क पहने एक व्यक्ति का चित्र भी देखा जाने लगा, जिसे कई लोग मौत की परछाई के नाम से पुकारने लगे। ब्लैक प्लेग में इस्तेमाल किए जाने वाले मास्क को खुशबूदार जड़ी बूटियों से भरा जाता था ताकि गंध को शरीर के भीतर पहुंचने से रोका जा सके। इसके बाद के वक्त में भी इस तरह के मास्क का इस्तेमाल होता रहा, जिसमें खुशबूदार जड़ी बूटियां भरी जाती थी। 1665 के दौर में आई ग्रेट प्लेग के दौरान मरीजों का इलाज कर रहे डॉक्टर चमड़े से बना ट्यूनिक, आंखों पर कांच के चश्मे, हाथों में ग्लव्स और सिर पर टोपी पहना करते थे। कहा जा सकता है कि ये उस दौर की पीपीई किट की तरह था। प्रदूषण के कारण धुंध। 18वीं सदी की औद्योगिक क्रांति ने लंदन को एक खास तोहफा दिया था। उस दौर में बड़ी संख्या में फैक्ट्रियां अधिक से अधिक प्रदूषित धुआं उगल रही थीं और घरों में कोयले से चलने वाले चूल्हों से लगातार धुआं निकलता रहता था। उस दौर में सर्दियों के दिनों में लंदन शहर के ऊपर कई सालों तक धुंध की एक स्लेटी पीले रंग की मोटी परत देखने को मिली थी। साल 1952 में दिसंबर महीने की 5 तारीख से लेकर 9 तारीख के बीच अचानक यहाँ कम से कम 4000 लोगों की मौत हो गई थी। एक अनुमान के अनुसार इसके बाद के सप्ताहों में करीब 8000 और लोगों की मौत हो गई। साल 1957 के दिसंबर में लंदन में 1000 लोगों की मौत हो गई। इसके बाद साल 1962 में यहाँ करीब 750 लोगों की मौत हुई। शहर में फैली धुंध की चादर इतनी मोटी थी कि सरकार के लिए ट्रेनें चलाना मुश्किल हो गया था। इस दौरान शहर के आसपास के खेतों में दम घुटने से जानवरों के मरने की भी खबर आने लगी। साल 1930 में यहाँ लोगों ने सिर पर टोपी लगाने के साथ साथ मास्क पहनना भी शुरू कर दिया था। 1956 और 1968 में चिमनी से निकलने वाले प्रदूषित काले धुएं को कम करने के लिए और फैक्ट्री से निकलने वाले धुएं में धूल के कणों को सीमित करने के लिए क्लीन एयर कानून बनाया गया। इस कानून के साथ साथ चिमनी की ऊंचाई और उसकी जगह भी तय की गई। जहरीली गैस। दूसरे विश्व युद्ध और उसके 20 साल बाद के ग्रेट वॉर में रासायनिक हथियार क्लोरीन गैस और मस्टर्ड गैस का इस्तेमाल हुआ। इसके बाद सरकारों को आम जनता और सैनिकों से कहना पड़ा कि वो खुद को जहरीली गैस से बचाने के लिए विशेष प्रकार का मास्क इस्तेमाल करें। 1938 में सड़कों पर आमतौर पर रेस्पिरेटरों का इस्तेमाल होते देखा जाने लगा। इस साल सरकार ने आम लोगों और सैनिकों में लगभग 3.5 करोड़ खास तरह के रेस्पिरेटर बांटे। इन्हें पुलिस वालों को भी निजी प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के तौर पर दिया गया था। ये वो दौर था जब जानवरों को बचाने के लिए उनके लिए भी मास्क बनाए गए। चिसिंगटन चिड़ियाघर में जानवरों के चेहरों का नाप लिया गया था ताकि उनके चेहरों के लिए खास तरह के मास्क बनाए जा सके। घोड़ों के चेहरों पर जो मास्क लगाया गया था वो एक थैले की तरह दिखाई देता था, जिससे उसकी नाक ढक जाती थी। यातायात के कारण प्रदूषण। 19वीं सदी के लंदन में पढ़ी लिखी महिलाओं की संख्या काफी थी जो अपनी त्वचा को ढककर रखना पसंद करती थी। वो गहनों के साथ साथ बड़े बड़े गाउन पहनना पसंद करती थी और चेहरे को भी एक जालीदार कपड़े से ढकना पसंद करती थी। हालांकि ये बात सच है कि इस तरह की पूरा शरीर ढकने वाले लंबे चोगे या गाउन अधिकतर शोक सभाओं में पहने जाते थे, लेकिन ऐसा नहीं है कि और मौकों पर महिलाएं इन्हें पहनना पसंद नहीं करती थीं। ये कपड़े
खासकर चेहरे पर जालीदार कपड़ा उन्हें सूरज की तेज रोशनी के साथ साथ बारिश, धूल के कणों और प्रदूषण से बचाता था। लेकिन 19वीं सदी तक वायु प्रदूषण इतना बढ़ गया था कि चेहरे को ढकने वाले जालीदार कपड़े वायु में फैले कणों को रोक पाने में नाकाम साबित होने लगे। स्पेनिश फ्लू। प्रथम विश्व युद्ध खत्म होने के बाद दुनिया के कुछ देशों के सामने एक अलग चुनौती खड़ी हो गई थी। स्पेन में सबसे पहले फ्लू फैलना शुरू हुआ, जहां इसने महामारी का रूप ले लिया था। इस महामारी ने यहां 5 करोड़ लोगों को अपना शिकार बनाया। स्पेन से फैलना शुरू होने के कारण इसे स्पेनिश फ्लू नाम दिया गया। माना जाता है कि उत्तरी फ्रांस में ट्रेंच से लौट रहे सैनिकों के साथ ये वायरस तेजी से फैलना शुरू हुआ था। कई कंपनियों ने इस दौरान वायरस को रोकने के लिए ट्रेनों और बसों पर दवाई का छिड़काव शुरू किया। सैनिक ट्रकों और कारों में भर भर कर अपने देश लौट रहे थे। इससे यह बेहद संक्रामक बीमारी और तेजी से फैली। ये संक्रमण ट्रेन स्टेशनों पर फैला और फिर शहर के सामुदायिक केंद्रों, शहरों और गांवों तक फैल गया। लंदन जनरल ओमनीबस कॉरपोरेशन जैसी कंपनियों ने तेजी से फैलने वाले फ्लू पर काबू पाने के लिए ट्रेनों और बसों में दवा का छिड़काव शुरू किया। उन्होंने अपने सभी कर्मचारियों से कहा कि वो संक्रमण से बचने के लिए मास्क पहनना शुरू कर दें। साल 1918 में प्रकाशित नर्सिंग टाइम्स पत्रिका में यह बताया गया कि इस बीमारी से बचने के लिए क्या जरूरी कदम उठाने चाहिए। इसमें इस विषय पर विस्तार से जानकारी दी गई थी कि किस तरह संक्रमण को रोकने के लिए हॉस्पिटल की नर्सों ने 2 मरीजों के बेड के बीच में दीवार बनाई थी और अस्पताल में प्रवेश करने वाले सभी डॉक्टरों, नर्सों और सहायकों के लिए अलग अलग बैठकों की व्यवस्था की थी। इस दौरान स्वास्थ्य कर्मी फुल बॉडी सूट पहनते थे और चेहरे पर मास्क का इस्तेमाल करते थे। आम लोगों को भी सलाह दी गई कि वो अपनी जान बचाने के लिए मास्क का इस्तेमाल करें। कई लोगों ने खुद के लिए अपने मास्क बनाए और कई लोग तो नाक के नीचे पहने जाने वाले मास्क में डिसइंफेक्टेंट की बूंदें भी डाला करते थे। बाद में एक और तरह का मास्क चलन में आया। ये एक तरह का बड़ा कपड़ा हुआ करता